हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 कहाँ तक खत्म हुआ था? ओके। चैप्टर नंबर 1 हमने राइटिंग केमिकल इक्वेशन देख लिया था। अब देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मतलब ये लॉ है, एक नियम है। ये नियम क्या कहता है हमें तो समझ लो। अगर जैसे कि ये एक कंटेनर है, उसमें हमने कुछ, ये यहाँ पे बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। दो केमिकल मिक्स कर दिए, जैसे कि 67। इसको अच्छे से समझने के लिए और एक अच्छी सी ड्राइंग में ड्रॉ करता हूँ। चलो, तो यहाँ पे इस तरह से एक रख लिया, ठीक है। इसका अब वजन देखते हैं। इसका वजन समझो कि 67 ग्राम है। ओके, यहाँ पे एक केमिकल है, दूसरा केमिकल मैंने टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे रस्सी से बांध के इस रस्सी को बाहर ले लिया है और ये बूझ को मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर भी कोई एक दूसरा केमिकल है। अब 67 ग्राम है इसका वजन। अब मैं जब यहीं पे, ये है ना, देखो दोनों केमिकल मिक्स नहीं हुए अभी तक। यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में केमिकल दूसरा है और ये दूसरा एक केमिकल है, दोनों मिक्स नहीं हुए हैं। ओके, अभी ये रस्सी को मैं छोड़ देता हूँ बाहर से, तो ये केमिकल जो टेस्ट ट्यूब में से निकल के किस में गिर जाएगा, इसमें गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो केमिकल्स, ये टेस्ट ट्यूब वाला जो था, वो टेस्ट ट्यूब वाला केमिकल यहाँ पे क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। ओके, यहाँ पे बूझ अभी भी बंधा हुआ है। तो अगर ये दोनों केमिकल मिक्स होते हैं तो फिर भी इसका वजन 67 ग्राम ही रहेगा। उसमें से जो भी गैस रिलीज होगी वो बाहर ना निकल जाए। ओके, कुछ ना कुछ बहुत सारी ऐसी प्रोसेस भी होती है, केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगी, गैसेस निकल जाएगी। ओके, गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है, वो बाहर ना निकल जाए उसके लिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक बूच लगा देते हैं। ओके, ताकि अंदर से गैस बाहर ना निकल जाए और वजन गैस का भी गिना जाए। तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन और बिफोर केमिकल रिएक्शन, ये है हमारा बिफोर केमिकल रिएक्शन। ओके, और ये है हमारा आफ्टर केमिकल रिएक्शन। अगर ये दोनों मिक्स हो गए, है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी उस चीज का वजन उतने का उतना ही रहता है, इसको क्या बोलेंगे कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एक नियम है कि आप जो भी दो रिएक्टेंट्स लेते हो, ओके, जितने भी वजन के, और इन दोनों को मिक्स करोगे, जैसे कि अगर आपने लिया 10 ग्राम शुगर, ओके, और उसमें डाला 50 ग्राम वाटर। तो 50 ग्राम वाटर में अगर हमने 10 ग्राम शुगर डाला है तो वो टोटल 60 ग्राम का सॉल्यूशन बनना चाहिए, और 60 ग्राम का ही सॉल्यूशन बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, रिएक्शन में जब भी हम जो भी लेते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट्स लेते हैं, वो रिएक्टेंट्स मिक्स होने के बाद एक प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो प्रोडक्ट जो भी हमें मिला, ठीक है, शुगर और वाटर, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स है समझो। तो रिएक्टेंट्स का टोटल जितना वजन होता है उतना ही वजन हमारे ये प्रोडक्ट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ना तो मास क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, मतलब 67 ग्राम का 67 ग्राम ही रहेगा केमिकल रिएक्शन के बाद भी।
okay, and that is the total mass of the element present in the products of chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants. okay, अभी यहाँ पे क्या बोला है, ये है हमारा कि एक तरफ टोटल मास ऑफ एलिमेंट जितने भी रहते हैं ना, उतने ही टोटल मास हमारा प्रोडक्ट का रहना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, ये टेस्ट ट्यूब में समझ लो कि 50 ml हमारा वो है, ये वाला सॉल्यूशन, और 70 ml ये वाला सॉल्यूशन है। ओके, तो फिर दोनों मिक्स होने के बाद वो उतने के उतने ही रहेंगे, दोनों का टोटल ही हमारे पास आएगा आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स द नंबर of atoms of each element remains the same and before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation, and is the chemical equation 1.2 balance? Okay, let us learn about balancing a chemical equation step by step. तो 1.2 में जो हमने देखा था, चलो तो 1.2 वाली एक्टिविटी कहाँ गई? ये रहा हमारा 1.2 नंबर का इक्वेशन। क्या है यहाँ पे देखो, दिखाओ तो ये Mg है, ठीक है, ये जो हमारा Mg है मैग्नीशियम, वो कितना है यहाँ पर 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, टोटल 2 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, देखो ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड में एरो रहता है ना, जो उस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं हमारे रिएक्टेंट्स। क्या रहते हैं? रिएक्टेंट्स, जो दोनों मिक्स होने वाले हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या रहता है? प्रोडक्ट रहता है, जो चीज़ हमें मिलने वाली है। ये दोनों चीज़ें रिएक्टेंट्स के मिक्स होने से जो हमें मिलने वाला है वो है हमारा प्रोडक्ट। अब देखो 1 mg है, 2 ऑक्सीजन है, वो दोनों मिक्स होके MgO बना रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, तो हमारे पास जो Mg था वो लेफ्ट हैंड साइड में कितना था? 1 था। ठीक है, यहाँ पे LHS लिख देता हूँ और यहाँ पे RHS लिख देता हूँ और यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देता हूँ, एलिमेंट्स। Mg जो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही था, तो राइट हैंड साइड में कितना है? 1 ही है। लेकिन जो ऑक्सीजन था वो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2 है। और राइट हैंड साइड में देखो कितना देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं तो 1 देखने को मिल रहा है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई। ओके, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 ही होना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करोगे कि हमें कोई ना कोई नंबर दोनों तरफ रखना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, अगर मैं ये ऑक्सीजन को 2 है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 2 ऑक्सीजन मुझे चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, ठीक है, मतलब इस वाले इक्वेशन में Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। और एक बात ध्यान रखना कि देखो ये 2 ऑक्सीजन है ना लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन चाहिए मुझे। तो आप यहाँ पे 2 पुट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपने चार्ज डाल दिया ऐसा माना जाएगा, तो ये चार्ज नहीं डालना है हमें। हमें तो क्या डालना है? हमें डालना है, ठीक है, हमें डालना है कि नंबर ऑफ एटम्स। ये हमारा MgO था, तो O के O को 2 बनाने के लिए मैं 2 यहाँ आगे रख दूंगा। तो ये 2 है ना, Mg को भी लगेगा, मतलब 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन है, ऐसा दिखा रहा है। तो अभी तो हमारे पास Mg 1 था, यहाँ पर भी 1 था, पर अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 बनाया तो Mg को भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 बनाना पड़ेगा। अब देखो दोनों तरफ क्या हो गए? बैलेंस हो गए इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे Mg था वो कितना है? 2 है ना, ऑक्सीजन कितने भी है? 2 है। तो इस तरफ भी हमें 2 Mg मिल रहा है और 2 ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, चलो इसकी बहुत एक मेथड भी है दूसरी, वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वो भी बहुत ईजी है।
ये ट्रायल एंड एरर मेथड थी, हिट एंड ट्रायल। ओके, बाकी दूसरी मेथड भी बताऊंगा। अब देखते हैं यहाँ पर थे कि टू वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंट एज जिंक, जिंक में डाला हमने सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, अलग। देखो अभी क्या होता है कि ये सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी से मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी मेटल को किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा और दूसरा मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ओके, चलो तो यहाँ पे मिल रहा है ना, ये जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलो ये एक रिएक्शन हुई, ये जिंक हमारे लिए एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये वो एक एसिड है, तो ये दोनों मिक्स होके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक जिंक सल्फेट बना रहे हैं, वो सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, ठीक। चलो ये दोनों चीजें हो गई। अब देखते हैं कि इनको किस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि द अबाव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब जिंक है ना, जिंक, जिंक को Zn लिखा जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखा जाएगा, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखा जाएगा और हाइड्रोजन को H2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक टेबल बनाया है इन लोगों ने, तो टेबल की हेल्प से भी आप कर सकते हो और मैं जो दूसरी मेथड बताऊंगा उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने टेबल वाली जो मेथड दी है उसमें क्या किया है कि सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स है ना लिख दो, Zn है, हाइड्रोजन है, SO4 है और बस इतना है। चलो Zn जो है हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ओके। देखो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये एरो है ना, इस एरो के लेफ्ट साइड में देखो, तो लेफ्ट साइड में Zn कितने हैं, कुछ नहीं है तो 1 है ना। चलो उसी तरह से हाइड्रोजन देखे तो हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है तो 2 लिख लिए, एस कितना है 1 है तो 1 लिख लिया, फिर ऑक्सीजन कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लिख लिया हमने। उसी तरह से राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में Zn जो है वो कितना है 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, चलो सही है। हाइड्रोजन देखे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सही है। फिर सल्फर देखे तो सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सही है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। तो दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल इक्वल आ रहे हैं। तो एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये दोनों तरफ सेम टू सेम रह रहे हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या बोल देंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं कि लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन क्या है, Fe प्लस H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ओके, तो Fe जो है उसको H2O के साथ मिक्स किया और Fe3O4 बना और H2 बना, ठीक है। इतनी चीज़ें अलग अलग हमें देखने को मिल रही है। अब हमें तो सर सिर्फ क्या करना है, हमें तो सिर्फ दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स जो है उनको इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो उनके दिखाए हुए स्टेप से जाएंगे, फिर मैं मेरी मेथड दिखाऊंगा। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं मेरी मेथड कल ही लेके आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में ही लेके आऊँगा, उसमें मैं अलग से आपको बताऊँगा कि ये ऐसे ऐसे केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं उनको कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। इनकी जो मेथड है वो हीट एंड ट्रायल मेथड है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मेथड है, ओके, लेकिन ये बुक में दी गई है तो थोड़ी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अब मतलब सभी के लिए तो ये हार्ड नहीं है, ठीक है, थोड़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इक्वेशंस ऐसे भी आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस जिनको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत इस मेथड से आ जाती है, ओके। अब देख तो स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन
फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, है ना। Fe था, उसके अराउंड बॉक्स H2O के बॉक्स में रखा, Fe3O4 को बॉक्स में रखा और H2 को भी बॉक्स में रखा। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करने जाते हैं तो बॉक्स के वहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। हमें क्या बनाना है, लिस्ट बना लो सबसे पहले। उस तरफ बनाया था ना कि कितने एलिमेंट है, Fe है, H है और O है। Fe, H और O तीन ही एलिमेंट है, तो Fe, H, O लगा लिया। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं Fe, एक ही Fe है। राइट हैंड साइड में भी कितने Fe है, 3 Fe है, तो हमने 3 लिख लिया, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, उसी तरह यहाँ पे भी 2 है। चलो ये सही है। ये 1 है, ये 3 है, तो ये अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इनको अभी क्रॉस लगा देता हूँ। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो ये 1 है और ये 4 है, तो ये दोनों भी अलग अलग है, ओके, ये दोनों भी अलग अलग हैं। तो इनको बनाते हैं, इक्वल करते हैं। अब स्टेप 3, it is often convenient to start balancing with a compound that contains the maximum number of atoms, and it may be a reactants or a product. And in that compound, select the element which has the maximum number of atoms. अभी क्या करो कि आप लोग देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, उस हिसाब से उस एटम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यूजिंग दिस क्राइटेरिया एंड वी सिलेक्ट Fe3O4। देखो सबसे ज्यादा एटम कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, इस वाले बॉक्स में Fe3O4, तो इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। चलो अब इसको सिलेक्ट करने के बाद एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, ओके, इसमें ऑक्सीजन भी है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में एक है, तो राइट हैंड साइड में 4 है। और उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो अभी सबसे पहले जो सबसे ज्यादा होता है ना, ज्यादा मात्रा में, उसको पहले बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में H2O कितना था, 1 था लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना था, 4 था। तो बैलेंस करने के लिए इस 1 को क्या करना पड़ेगा, 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया, ओके। चलो तो to equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reactions। मतलब मैंने अभी बताया था कि अगर आपके पास H2O है इस साइड और इस साइड आपके पास H प्लस O है, ओके, तो आप यहाँ पे H के नीचे 2 नहीं लगा सकते, ठीक है। ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। आप H2 की जगह 2H लिख सकते हैं। ये सफिक्स में 2 कभी भी मत लगाना, H के आगे ही 2 लगाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 4H2O, आप ऐसा लिख सकते हो, बट आप H2 ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो इस तरह सफिक्स में नहीं लिख सकते हो, या फिर इस तरह भी नहीं लिख सकते हो, दोनों चीज़ें गलत हो जाएगी। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स Fe, है ना, H2O। देखो ये ऑक्सीजन को 4 बनाना था मुझे लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने 4 यहाँ पे नहीं रखा है, 4 कहाँ पे रखा है, यहाँ पर। इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, एक H2O है, उसमें ऑक्सीजन तो 4 हो गए दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे ये 4 2 8 हाइड्रोजन बन गए, ठीक है। हाइड्रोजन हम कितने बन गए, 8। तो Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, अभी भी Fe, ओके, आयन, और H हाइड्रोजन, ये दोनों अभी भी इक्वल नहीं हुए है। तो पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, ओके। दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो और उनको बैलेंस करने के लिए ले लो। अभी हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एटम को, तो हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है वो 4 2 8 हाइड्रोजन है, ओके। और राइट हैंड साइड में अभी भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि ये 8 वाला तो एज इट इज रखेंगे ही रखेंगे, इस
2 वाले H को, मतलब 2 हाइड्रोजन को हमें 8 में कन्वर्ट करना है, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ओके, अब हाइड्रोजन दोनों तरफ इक्वल हो गए। देखो 4H2O, ऑक्सीजन भी 4 है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो रहा था, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं कि दोनों तरफ इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है। Fe यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। चलो आगे चलते हैं। Examine the above equation, pick up the third element which is not balanced। अभी भी जो बैलेंस में नहीं है उसको उठा लेते हैं। अभी Fe बैलेंस में नहीं है, हमारा आयन जो है वो बैलेंस में नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि देखो लेफ्ट हैंड साइड में Fe 1 है, राइट हैंड साइड में Fe कितना है, 3 है। तो अभी इस 1 वाले को 3 में कन्वर्ट करने के लिए 1 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया। चलो अब देखते हैं, ये तो हो गया। टू इक्वलाइज Fe को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये रहा 3Fe, तो ये बन गया Fe3O4 प्लस 4H2। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। ओके, अब देखो फाइनली हमारा ये इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन बना है तो उसमें आप चेक करो कि क्या दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। देखो 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे 4 2 जा 8H2 है, 8 हाइड्रोजन है, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाला इक्वेशन कैसा इक्वेशन बन गया, बैलेंस इक्वेशन। एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स on both sides of equation 1.9 are equal, and this equation is now balanced, and this method of balancing equation is called heat and trial method। ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, हीट और ट्रायल मेथड बोलेंगे केमिकल बैलेंस इक्वल करने की। ओके, द इक्वेशन by using the smallest whole number coefficient, मतलब यहाँ पे सारे नंबर होल नंबर आने चाहिए। होल नंबर बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 है ना, ऐसे नंबर्स आने चाहिए, पॉइंट में नहीं जाने चाहिए। 4.2 5/7 ऐसे भी नंबर आने चाहिए नहीं, ये फ्रैक्शन वाले नंबर भी हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब स्टेप 7 नंबर का स्टेप क्या है कि राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज गैस है, कौन सी चीज लिक्विड है, वो लिखो। Carefully examine the above balance equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactants and products? क्या ऊपर वाला ये इक्वेशन में देख के पता चलता है कि कौन सा हमारा फिजिकल स्टेट है, मतलब क्या सॉलिड में कौन है, गैस में कौन है, लिक्विड में कौन है, वो नहीं पता चल रहा। Does this equation tell us anything about the physical state of the reactant and product? No information has been given in this equation about their physical states। तो यहाँ पर हमें कोई फिजिकल स्टेट्स के बारे में पता नहीं चल रहा कि हाइड्रोजन अभी कौन से फॉर्म में है, Fe3O4 कौन से फॉर्म में है, Fe कौन से फॉर्म में है। तो टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ओके, मतलब केमिकल इक्वेशन पर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले वैसा बनाना है उसको, तो द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला के साथ उसका फिजिकल स्टेट भी लिखना चाहिए। एंड द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड। एक्वस क्या होता है बता देता हूँ कि जो चीज़ वाटर के साथ मिक्स हुई होती है, जैसे कि हमने अगर कोई लिया कि वाटर के साथ शुगर मिक्स किया, तो वो शुगर का कैसा सॉल्यूशन बना, तो शुगर का सॉल्यूशन जो बना ना वो एक्वस सॉल्यूशन बना, इसलिए AQ लिखते हैं वहाँ पे। ओके, बाकी तो आपको पता ही है कि लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंट बाय द नोटेशन। गैस हो तो G से, लिक्विड हो तो L से, एक्वस सॉल्यूशन हो तो AQ से, और सॉलिड फॉर्म हो तो S से दिखाना चाहिए। एंड द वर्ड एक्वस AQ इज रिटर्न इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो ये कैसे लिखना चाहिए, तो जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है उन सभी में ये चीज़ें सारी लिखनी
चाहिए। एक्वस बताया ना कि एक्वस क्या है, अगर कोई भी चीज़ पानी के साथ मिक्स हो चुकी है तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो उन्होंने हमें हमें जो अभी इक्वल किया ना, बैलेंस बैलेंस किया ना केमिकल इक्वेशन, उसको लिख के दिखाया गया। 3Fe वो सॉलिड फॉर्म में है, 4H2O वो गैस फॉर्म में है, Fe3O4 वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और हाइड्रोजन गैस जो है गैस फॉर्म में मिलेगी। ओके, note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। इस रिएक्शन में देखो ये H2O तो क्या होता है, H2O हमारा पानी होता है, लेकिन फिर भी उसको गैस फॉर्म में दिखाया गया है क्योंकि इस रिएक्शन में इसको हमने क्या दिखाया है कि वो स्टीम, एज अ स्टीम यूज किया गया है पानी को। ओके, चलो, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ईच केमिकल इक्वेशंस, इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ओके, मतलब इसको दिखाना इतना भी जरूरी नहीं है, तो लेकिन दिखाओगे तो अच्छे मार्क्स या अच्छा प्रेजेंटेशन आपका दिखेगा। Sometimes the reactions conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicates above and are or below the arrow in the equation. For example, मतलब अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते वक्त उस पे कोई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में उस केमिकल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट मतलब जो चीज़ रिएक्शन को फास्ट कर दे, रिएक्शन में कुछ ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन, अगर समझो कि कोई रिएक्शन 5 घंटे में होता है तो 5 घंटे से उसका टाइम कम करके 1 आवर में वो रिएक्शन खत्म करने के लिए आ, जो चीज़ यूज होती है वो कैटलिस्ट होती है। ओके, उनको एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, जैसे कि CO है और 2H2 है, उसको 340 ATM जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, तो प्रेशर दिया गया तो प्रेशर एरो के ऊपर लिखा जाता है। ओके, तो फिर यहाँ पे अगर सनलाइट दिया गया है और सनलाइट और दिया जाता है क्लोरोफिल को, ठीक है, तो वो क्या करता है, इजीली हमारा प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन वो इजी बना देता है। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन नंबर 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। तो वहाँ पे आप 1.2 नंबर का इक्वेशन जो है वो